वेलकम बैक दोस्तों। मैं कुछ दिनों से घर के पर्सनल मामलों में बिजी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैं जल्द ही बाकी की वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शिमू और वू हुआ की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां वू हुआ शिमू को उसके पिता के बारे में बताकर उसके ध्यान को भटकाना चाहता था, जो देखकर मास्टर जिन वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और वू टोंग पर चिल्लाने लगे। वू टोंग वू हुआ को नादान बताकर बात को टाल देता है। अरेना में वू हुआ शिमू को मारने के लिए अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है और एक बूढ़े टेंटिकल को शिमू की बॉडी के आर पार कर देता है। तभी शिमू की बॉडी में एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर टाइम रिवर्स कर देती है। शिमू इसका फायदा उठाते हुए वू हुआ को सीरियसली इंजर्ड कर देता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। वू हुआ डर के मारे सच बता देता है। सच्चाई सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं कि इन सब के पीछे वू टोंग का हाथ था। मास्टर फेंगोंग शिमू को कंपटीशन का विनर अनाउंस कर देते हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग शिमू के मेनोर से होती है, जहां मिस यू शिमू के लिए आए गिफ्ट्स को देखते हुए कहती है, जिन फैमिली की थर्ड ब्रांच से आए गिफ्ट 5 बोतल हर्ब्स और 10 सेलेस्टियल इमोर्टल सीड्स और 2 ड्रैगन एलिफेंट हॉर्न। जिन यूहान इन सब चीज़ों को एक कॉपी में लिखते हुए गुस्से में कहती है, कितने मतलबी लोग हैं ये। कंपटीशन से पहले किसी ने मेरे भाई को भाव तक नहीं दिया और अब देखो सब के सब चापलूसी करने लगे हैं, जैसे कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। मिस शियो हंसते हुए जिन यूहान से कहती, अरे तुम उन लोगों की चापलूसी की अच्छी साइड भी तो देखो। उनकी दी गई मेडिसिन की वजह से ब्रदर शिमू की इंजरीज इतनी जल्दी ठीक हो पाई है। तभी एक सर्वेंट वहां आकर उनसे कहता है, यंग मिस, ईस्ट सिटी की चांग हवेली से एक मैसेंजर आया है। उन्होंने कहा है कि वे यंग मास्टर के लिए एक पर्पल रियम ड्रैगन एम्परर जिनसिंग लाए हैं और वे इसे शिमू को खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं। जिन यूहान गुस्से में कॉपी पेन फेंकते हुए कहती, इनकी क्या प्रॉब्लम है, सुबह से गिफ्ट देने के लिए मेहमान आए जा रहे हैं, मैं तो इन्हें संभालते संभालते थक गई। मिस यू उससे मक्खन लगाते हुए कहती, काम तो करना ही पड़ेगा जिन यूहान, आखिरकार तुम उनकी सबसे प्यारी बहन जो हो। यह सुनकर जिन यूहान खुश हो जाती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, चलो मेरे साथ। मिस यू कहती है, ठीक है थोड़ा धीरे चलो। हमें शिमू को दिखाया जाता है जो अपनी इंजरीज को हील कर रहा था। उसे वू हुआ की बातें याद आ रही थी। शिमू मन में कहता है, मेरे पिता की मौत के बाद मेरे ऊपर अटैक हुआ। अटैकर कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक टॉप टियर का कल्टीवेटर था। इसके पीछे कौन था, वे मुझे क्यों मारना चाहते थे? अगर इसमें जिन फैमिली का हाथ है तो वे इसमें कितनी गहराई से जुड़े हैं। मेरी ताकत अभी इतनी भी नहीं कि मैं 5th मास्टर का सामना कर सकूं। मुझे सबसे पहले अपनी बॉडी टेम्परिंग को 11th रैंक से ब्रेक थ्रू कर काईयुआन एकेडमी में ज्वाइन होना होगा। एक बार जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं अपना बदला लूंगा और जिन फैमिली के हर एक का राज सबके सामने लाऊंगा। शिमू जिमिनशुई को याद करते हुए कहता है, और वो लड़की कौन थी? शिमू अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी उसे पीछे किसी इंसान की मौजूदगी महसूस होती है। वह पीछे मुड़कर कहता है, वो कौन है वहाँ? घर की छत पर एक मास्कमैन खड़ा था जो शिमू पर अटैक कर देता है। शिमू जंप लगाकर हमला डॉज करता है और अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा कर उसके अगले हमले को ब्लॉक करता है। मास्कमैन अपने हाथ की मदद से शिमू पर दूसरा हमला कर उसे पीछे फेंक देता है। तभी जिन यूहान वहाँ आ जाती है और मास्कमैन पर हमला करते हुए कहती है, तुम कौन हो? मास्कमैन अपने हाथ से जिन यूहान के थंडर व्हिप को पकड़कर जिन यूहान को पीछे फेंक देता है। मिस शियो जिन यूहान को संभालती है। शिमू जिन यूहान के आगे आ जाता है। मास्कमैन शिमू के सामने आकर कहता है, हुनर तो काफी अच्छा है। शिमू पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मास्कमैन शिमू की तरफ एक टोकन फेंकता है। जिन यूहान टोकन को देख कर कहती है, काईयुआन मार्शल आर्ट एकेडमी। मास्कमैन अपना टोकन वापस ले लेता है। शिमू और बाकी दोनों लड़के उन्हें ग्रेड करते हैं। शिमू पूछता है, काईयुआन मार्शल आर्ट एकेडमी ग्रेट दाकी की 3 सबसे बड़ी एकेडमीज में से टॉप पर है। सीनियर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मास्कमैन कहता है, ब्लड लाइन फ्रेंजी। जिन यूहान कहती है, ओ अच्छा, आज तो वह साल है ना जिस साल सभी हिडन ब्लड लाइन्स अवेकन हो जाती है। शिमू को जिन यूहान की बातें कुछ समझ नहीं आती है। मिस शियो उसे समझाते हुए कहती है, भैया क्या आपको नहीं पता? कहानियों के मुताबिक कल्टीवेटर की ब्लड लाइन पावर्स इमोर्टल रेस से आती है जो अपर स्टार रियलम से आते हैं। ब्लड लाइन अवेकनिंग और उसकी पावर्स दोनों ही स्टीलर पावर्स से इन्फ्लुएंस्ड है और ये चारों इमोर्टल्स 28 स्टार रियलम्स को रूल करते हैं। जब ये 28 स्टार रियलम अपना एक साइकिल पूरा करते हैं तो सभी हिडन ब्लड लाइन्स अवेकन हो जाती है। एक साइकिल पूरा होने में 28 साल लग जाते हैं। जिन यूहान आगे कहती है,
इसलिए तीनों अकेडमीज के ब्लड लाइन होल्स रेयर ब्लड लाइन को ढूंढने के लिए अपने मैसेंजर भेजते हैं। जिन यूहान मार्क्समैन से कहती है, क्या आप चारों मार्शल आर्ट होल्ड के कंपटीशन के कारण मेरे भाई पर ध्यान दिया है? मार्क्समैन हाँ में जवाब देता है। शिमो खुद से कहते हैं, क्या मेरे पास भी कोई हिडन ब्लड लाइन है? जिन यूहान कहती है, भैया आपके पास जरूर सबसे पावरफुल और हाई लेवल ब्लड लाइन होगी, शायद वांग तियानहो से भी ज्यादा पावरफुल। मार्क्समैन कहता है, एक जांच के बाद सब पता चल जाएगा। यह कहकर वह एक एनर्जी शिमो की बॉडी के अंदर भेजता है, जो शिमो के एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालकर मार्क्समैन के हाथों में पकड़े लैंप के अंदर ले जाती है। ब्लड उसमें जाकर एक एनर्जी रिलीज करता है, जो ऊपर की तरफ जाकर एक छोटी फ्लेम में बदल जाता है। इसी के साथ शिफ्ट होता है। वांग तियानहो के पास भी एक मैसेंजर आया होता है, जो वांग तियानहो को बधाई देते हुए कहता है, आपके वायलेंट फ्लेम ब्लड लाइन काफी ज्यादा प्योर और पावरफुल है। यहाँ तक काइवान अकेडमी में भी ऐसा टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप हमारे अकेडमी में ज्वाइन होते हैं तो आपको आम डिसाइपल्स से कहीं ज़्यादा रिसोर्सेस और मटेरियल्स मिलेंगे। वांग तियानहो कहता है, थैंक यू मैसेंजर, लेकिन हमारी फैमिली कई जनरेशन से मिलिट्री अकेडमी से जुड़ी है। काइवान अकेडमी में ज्वाइन होने से पहले मुझे अपने पिता से परमिशन लेनी होगी। मैसेंजर कहता है, काइवान अकेडमी और मिलिट्री अकेडमी दोनों ही साम्राज्य के अंडर आते हैं। आप काइवान अकेडमी से ट्रेनिंग लेकर क्राइसिस के टाइम पर कभी भी मिलिट्री अकेडमी में ज्वाइन होकर साम्राज्य की सेवा कर सकते हैं। इससे सभी का भला होगा और आपके पिता भी खुश रहेंगे। बूढ़े मास्टर कहते, एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। लेकिन अब जब ब्लड लाइन फ्रेंची आई है तो सुनने में आया है कि ग्रेट डाक की डायनेस्टी भी 3 बड़ी अकेडमीज में नए डिसेबल्स को रिक्रूट करेंगे, जो उन्हें इमोर्टल्स के रास्ते पर ले जाएंगे। मैसेंजर हंसते हुए कहता है, इमोर्टिलिटी, आप भी बड़े मजाकिया है ओल्ड मैन। पिछले कई दशकों से इस एरिया से कितने ही लोग इमोर्टल बन पाए हैं, वे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बाहरी वर्ल्ड से है। अगर आप उसमें ज्वाइन भी हो गए तो आपको सबसे लो लेवल से शुरुआत करनी होगी और शायद ही कभी अपनी पहचान बना पाओगे। सच तो यह है कि आपकी मिड ग्रेड ब्लड लाइन इमोर्टिलिटी पाने के लिए काफ़ी नहीं होगी। हमारी एकेडमी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता और ऊंचाई दे सकती है। वांग तियानहो अपने मास्टर की तरफ देखते हैं। बूढ़े मास्टर हाथ में सिर हिलाते हैं। वांग तियानहो मैसेंजर को ग्रेड करते हुए कहते हैं, आपके इलाइटमेंट के लिए धन्यवाद। मैं वांग तियानहो काइवान मार्शल आर्ट एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। मैसेंजर कहता है, आप सच में समझदार है। आप बेफिक्र रहिए, एकेडमी आपके टैलेंट के हिसाब से टॉप टियर का रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। आप किसी नॉर्मल सेक्ट से कहीं ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। वांग तियानहो उनका धन्यवाद करता है। हमें शिमो को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। शिमो सुबह की बातें याद कर रहा था, जहाँ उसका ब्लड लैंप में जानने के बाद पावरफुल व्हाइट एनर्जी में बदल कर इरेज हो जाता है। मैसेंजर कहता है, काफ़ी अफसोस की बात है, मैं चलता हूँ। शिमो उसे रोक कर पूछते है, सीनियर, मेरा ब्लड लाइन टेस्ट का क्या रिजल्ट है? क्या मैं काइवान मार्शल अकेडमी में ज्वाइन हो पाऊंगा? प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए। मैसेंजर कहता है, अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन ना होती तो शायद फिर भी कोई रास्ता होता, लेकिन यह स्टोन मंकी ब्लड लाइन एक कर्ज है जिसमें जीवित रहना मौत का इंतजार करने के बराबर है। यह सुनकर शिमो शौक हो जाता है। जिन फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है। मास्टर जिन वो हॉल मास्टर जिन से कहता है, बड़े भाई एंसेस्टर्स को इस लड़के से बड़ी उम्मीदें थी। हमें पता नहीं था कि यह भी अपने पिता की तरह निकलेगा। हमें अपना प्लान बदलना होगा। हॉल मास्टर जिन कहते हैं, सबको बता दो कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। पहले मैं एंसेस्टर्स को इसके बारे में बता दूं, फिर आगे का फैसला करेंगे। इन सब बातों को जिन त्यान छुपकर सुन लेता है। हमें एक वाइन शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर ली केंगहाई वाइन पीते हुए आसपास के लोगों की बातें सुन रहे थे। एक बंदा कहता है, तो शिमो की अजीब ताकत उसके ब्लड लाइन से आती है। मैं भी जल्द ही पोस्ट नेटल वॉरियर बनने वाला हूँ, पर मैंने जन्मजात ब्लड लाइन बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना। दूसरा कहता है, शायद वह कम उम्र में ही मर जाएगा। उसका अंजाम उसके पिता शीटिंग से भी बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ शिमो मैसेंजर की बातों को याद कर रहा था। मैसेंजर कहता है, स्टोन मंकी ब्लड लाइन वाले लोगों की एनर्जी रुकी हुई होती है। जब कोई इस ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर पाता तो वह स्टोन में बदल जाता है। पूरे जोंगो किंगडम में कोई भी आज तक इसे अवेकन नहीं कर पाया है। शिमो गुस्से में आसपास की चीजें फेंकते हुए कहता है, क्या स्टोन मंकी के ब्लड लाइन का मतलब यही है कि मैं कभी एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा? कितना बड़ा मजाक है ये। मैं शियो इन सभी बातों को बाहर खड़ी हुई सुन रही थी। उसे शिमो के लिए काफी बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ वांग तियानहो काफी ज्यादा गुस्से में था। वह टेबल पर मुक्का मारते हुए कहता है, शिमो की ताकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
वह एक यूजलेस ब्लड लाइन कैसे रख सकता है? कोई जानबूझकर इन अफवाहों को फैला रहा है। मैं सच का पता लगाने जा रहा हूँ। बूढ़े मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, अगर यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कुछ दिनों में सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके पास गए और उसे पता चला कि तुम्हें काइवान एकेडमी में एडमिशन मिल गया है तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होगा। वांग तियानहो यह सुनकर रुक जाता है। वह शिमू को और दुखी नहीं करना चाहता था। वो मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वो टोंग कहता है, शिमू तुमने कई बार मेरी प्लानिंग को बिगाड़ा है। आखिरकार तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास वापस आ गया है। वो हुआ कहता है, मुझे लगता है कि जिन फैमिली अब उसे बाहर निकाल फेंकेगी। मैं कुछ आदमियों के साथ उसका सब कुछ तबाह कर दूंगा। गिरते हुए को एक और लात मिलनी चाहिए। वो टोंग उसे रोकते हुए कहता है, उसने कई लोगों को ऑफेंड किया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम शिमू के मेनोर का सीन देखते हैं। मिस शियो शिमू के लिए खाना लेकर आई थी। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, ब्रदर शी आप कई दिनों से बिना खाना खाए कमरे में है। इससे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ब्लड लाइन की जांच करने वाले की हर बात सच नहीं हो सकती। इस दुनिया में बहुत से इमोर्टल कल्टीवेटर है। आपकी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मिस शियो बाहर टेबल पर खाना रख कर कहती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उम्मीद है सब ठीक होगा। वह दोबारा दरवाजे के पास जगह कान लगाकर अंदर की हलचल में सुनने की कोशिश करती है। फिर आगे कहती है, ब्रदर शिमो आप इस तरह छुपकर चोरों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई अपराध किया हो। मिस शियो आगे कहती है, ब्रदर शिमो पिछले कई दिनों से हर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। सभी को आप पर भरोसा है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपने तो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। क्या दिन भर कमरे में बंद रहने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? मैं जिस ब्रदर शिमू को जानती हूँ वो ऐसा कमजोर बिल्कुल नहीं था। अगर आप इसी तरह हार मान लेंगे तो आप खुद को ही निराश करेंगे। यह कहकर वह दरवाजा खोलती है, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। तभी पीछे से शिमू की आवाज़ आती है, तुमने सही कहा शियू, तुम वो फैमिली के सामने कितनी शांत और संयम रहती हो, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया। मैं इसके लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहा हूँ। मिस शियो कहती है, मैं बस आपके लिए परेशान थी। शिमू कहता है, तुमने अभी जो कहा वह सही है। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। शिमू खाने की तरफ देख कर कहता है, मिस शियो आपकी कुकिंग स्किल्स तो कमाल की है। आपसे शादी करने वाले की किस्मत की क्या ही कहने। मिस शियो कहती है, ब्रदर शिमू आप मेरा मजाक बना रहे हैं क्या? शिमू ने खाना खाना शुरू ही किया था कि जिन यूहान वहाँ आते हुए कहती है, भैया आप आखिरकार बाहर आ ही गए। मैं तो आपको कमरे से बाहर निकालने के लिए अपना गोल्डन थंडर व्हिप साथ लेकर आई थी। मिस जिनजेन वहाँ आते हुए कहती है, फिर से बेकार की बातें करने लगी हो। वह शिमू के पास जाकर कहती है, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि मुझे अब तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिमू कहता है, भले ही यह ब्लड लाइन बेकार हो, फिर भी मैंने खुद को 11th लेवल तक ट्रेन किया है। मैं अभी तक अपने गोल तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैं हार कैसे मान सकता था। मिस जिनजेन कहती है, तुम्हारा यही जज्बा तुम्हें नंबर 1 मार्शल डिसाइपल की टाइटल के लायक बनाता है। यह कहकर वह उसे 2 पिल्स देती है। शिमू उन्हें देख कर पूछता है, ये क्या है? मिस शियो कहती है, क्या ये स्प्रिट कंट्रोल पिल है? मिस जिनजेन शियो से पूछती है, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? मिस शियो बताती है कि मैंने इनके बारे में एक किताब के अंदर पढ़ा था। ये बहुत ही रेयर एलेक्सियर है जिन्हें एंशिएंट बीस्ट के रिमेनेंट से बनाया जाता है। इनकी खुशबू अच्छी होती है और ये बाजार में मिलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक रिच फैमिलीज के लिए भी इन्हें खरीदना मुश्किल है। मिस जिनजेन कहती है, शीटिंग ने ये 2 पिल्स छोड़ी थी। ये मेरी किसी काम की नहीं है। इन्हें तुम्हें देना ही सही रहेगा। शिमू कहता है, जब आप मुझे कुछ सालों पहले जिन फैमिली में लाई थी तो मैं अपने पिता से नफरत करता था, इसलिए मुझे आपसे भी शिकायत थी। लेकिन इन कुछ सालों में आपने बिना किसी शिकायत के मेरी देखभाल की। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मुझे यकीन है कि वो जिन फैमिली से जुड़ी है। मिस जिनजेन कहती है, जैसा कि तुमने सोचा था, मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पहला, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा के कारण। दूसरा, क्योंकि मुझे जिन फैमिली में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक यंग जनरेशन के साथ की ज़रूरत थी। शिमू कहता है, वक्त इंसान का दिल खोल देता है। आंटी जेन का आज यहाँ आना उनकी साफ दिली का साफ सबूत है। इस बात के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, जिन फैमिली और मेरे पिता के बीच क्या दुश्मनी थी? मिस जिनजेन कहती है, जिन फैमिली की मेंबर्स होने के नाते
कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती। बस मैं तुम्हें इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हें और यू हुआन को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मिस जिनजिन आगे कहती है, एक जगह ऐसी है जहाँ तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम अपनी पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़ पाओगे या नहीं। मिस जिनजिन एक स्टोन की तरफ देखते हुए कहती है, इस मेनोर में एक सीक्रेट रूम है। शीटिंग अपनी कल्टीवेशन के साथ इधर उधर से इकट्ठा की गई मेडिसिन, एलेक्सियर और सीक्रेट मैनुअल्स यही रखे थे। शिमो उन्हें ग्रीड करते हुए कहता है, तो मुझे आपको परेशान करना ही होगा। मिस जिनजिन उसे लेकर उस स्टोन के पास पहुंच जाती है और एक बटन को घुमाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है। शिमो और बाकी सब उनके पीछे पीछे अंदर जाने लगते हैं। जिन युहान अंदर जाकर आसपास की कैंडल्स को जला देती है, जिससे कमरे में उजाला हो जाता है। जिन युहान एक पेपर को पढ़ते हुए कहती है, क्वे एनर्जी के ब्लॉकेज को ठीक करने का तरीका, पेट्रिफिकेशन सिस्टम्स और डिसीज एथोलॉजी। डेड ने कितनी सारी मेडिसिन और नुस्खे ढूंढे थे। दूसरी तरफ शिमो कुछ किताबें देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक किताब के ऊपर पड़ती है जिसके कवर पर कुछ नहीं लिखा था। शिमो उसे खोल कर पढ़ने लगता है, जिसमें शीटिंग ने लिखा था, इलाज की तलाश में घर को छोड़े हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। नतीजा कुछ खास नहीं मिला। क्वांगजोंग के रास्ते में जंगल के अंदर में बीमार पड़ गया। वहाँ जिन फैमिली के काफिले से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मेरी जान बचाई। शिमो कहता है, ऐसा लगता है यह उनके उस समय के एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है जब वह बीमारी का इलाज ढूंढने निकले थे। शिमो कुछ पेज पलटता है, तभी उसे एक पेज पर कुछ शब्द दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वह शौक रह जाता है और कहता है, क्या वाकई उन्होंने स्टोन डिसीज की बीमारी के इलाज का सुराग ढूंढ लिया था। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।